नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ये नेपाल की यात्रा पर गए। देखो, इंडिया की तरफ से नेपाल में पिछले एक साल में ये पहली हाई प्रोफाइल विजिट थी। वैसे तो इंडिया और नेपाल के लोगों के बीच पीपल टू पीपल जो टाइज है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। काफ़ी चीज़ों की सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे कल्चर में समानता है, लैंग्वेज में समानता है, रिलीजन में समानता है, सिविलाइजेशन टाइज हैं इंडिया और नेपाल के लोगों के बीच। कहा यह जाता है इंडिया और नेपाल के बीच रोटी बेटी रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है इंडिया और नेपाल के लोगों के बीच मैरिजेज यानी शादियाँ काफ़ी ज़्यादा कॉमन हैं। और इसके साथ साथ इंडिया से बहुत से लोग नेपाल में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, यानी रोटी कमाने के लिए। उसी प्रकार से नेपाल से बहुत से लोग इंडिया में आते हैं रोटी कमाने के लिए। तो पीपल टू पीपल टाइज वैसे तो देखो अच्छे हैं, लेकिन पिछले एक साल में क्या हुआ? एक तो कोविड-19 की वजह से, एक नेपाल सरकार की तरफ से कुछ ऐसे एक्शंस लिए गए जिससे रिश्तों में चिल आ गई, मतलब रिश्तों में बर्फ जम गई। बट उस बर्फ को थोड़ा सा पिघलाने का काम किया इंडियन आर्मी के चीफ मुकुंद नरवणे की इस यात्रा ने। इस यात्रा के दौरान नेपाल की आर्मी के द्वारा इंडियन आर्मी के चीफ को ऑनररी जनरल का स्टेटस दिया गया। वैसे देखो, ये कोई नई चीज़ नहीं थी, हमेशा से ऐसा होता आया है। हर एक इंडियन आर्मी के चीफ को पास्ट में नेपाली आर्मी के द्वारा ऑनररी जनरल का स्टेटस दिया गया है। उसी प्रकार से हर एक नेपाली आर्मी के चीफ को इंडियन आर्मी के द्वारा ऑनररी जनरल का स्टेटस दिया गया है, एक्सेप्ट वन जनरल। हमारे जो जे सिंह इंडियन आर्मी के चीफ थे, इनको नेपाली आर्मी के द्वारा ऑनररी जनरल का स्टेटस नहीं दिया जा सका था, क्योंकि उस समय नेपाल में काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी थी, मोनार्की खत्म हुई थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो इसी बीच जनरल जे सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया, तो इनको नेपाली आर्मी के द्वारा ऑनररी जनरल का स्टेटस नहीं दिया जा सका था। ऑनररी जनरल मतलब सम्मान के तौर पर, ऑनररी मतलब ऑनर, कि आप सम्मान के तौर पर जनरल का स्टेटस दे रहे हो। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो, इंडिया और नेपाल के बीच डिफेंस कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। किस प्रकार से होता है? मिलिट्री एक्टिविटी के हर एक एस्पेक्ट में होता है। जैसे कि नेपाली आर्मी के द्वारा इंडियन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इंडियन आर्मी मदद करती है नेपाली आर्मी की उन इक्विपमेंट्स के मॉडर्नाइजेशन में भी। नेपाली आर्मी के सोल्जर्स के द्वारा इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है रेगुलरली। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती हैं दोनों देशों की आर्मी के बीच, मिलिट्री के बीच। इसके अलावा डिजास्टर्स के दौरान भी दोनों देशों की मिलिट्री आपस में कोऑपरेट करती हैं। वैसे आप एक बात बताइए, दोनों देशों के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होती है उसका नाम क्या है? नहीं आया ना याद? इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण। एक साल इंडिया में कंडक्ट होती है, एक साल नेपाल में। 14th सूर्य किरण एक्सरसाइज कंडक्ट हुई दिसंबर 2019 में नेपाल में। इसके अलावा देखो, नेपाली आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो रेगुलरली इंडियन आर्मी के इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंड करते हैं, जैसे कि एनडीसी कोर्स। एनडीसी मतलब नेशनल डिफेंस कॉलेज। अभी जो नेपाली आर्मी के चीफ हैं जनरल पूरन चंद्र थापा, इन्होंने भी कुछ साल पहले नेशनल डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग कोर्स अटेंड किया था। इवन इंडियन आर्मी में भी बहुत से गोरखा जो सोल्जर्स सर्व करते हैं, जो नेपाल के रहने वाले होते हैं। अभी आज के समय में 32,000 गोरखा सोल्जर्स नेपाल से इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे गोरखा सोल्जर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया, अब वो नेपाल में सेटल्ड हैं और वो इंडियन एम्बेसी से पेंशन का पैसा प्राप्त करते हैं। 2 पेंशन पेइंग ऑफिसेज भी इंडिया ने ओपन कर रखे हैं नेपाल में, एक पोखरा में, दूसरा धारण में। इसके साथ साथ 22 डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड्स भी हैं नेपाल में, ताकि जो एक्स गोरखा सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज का वेलफेयर किया जा सके। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अभी हाल ही में
एक खबर सामने आई थी, नेपाल के दो भाई, एक इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे थे, दूसरा नेपाली आर्मी में। एक नेपाल की आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर थे और इंडियन आर्मी में दूसरे भाई मेजर जनरल की पोस्ट पर थे। देखो, वो नेपाली जो इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते हैं वो भी सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस से होकर गुजरते हैं ऑफिसर बनने के लिए, जो इंडियन सिटीजन्स जिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो सिविलाइजेशनल टाइज वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हैं, लेकिन इसके अपने अलग से चैलेंजेस भी हैं। कई बार आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कारण इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में तल्खी आ जाती है। अब तो नेपाल के कुछ लीडर्स, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अगेंस्ट चाइना कार्ड भी प्ले करने लगे हैं। देखो, इंडिया बॉर्डर पर अपनी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सेंसिटिव है। नेपाल जो है एक बफर का काम करता है इंडिया और चाइना के बीच। नेपाल को इस चीज़ का पता है कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लेके काफ़ी सेंसिटिव है, तो नेपाल बार बार इंडिया को इस बात को लेके ब्लैकमेल करता है कि आप हमें रियायत दीजिए, थोड़ा इंसेंटिव दीजिए, अदरवाइज हम चाइना के पास चले जाएंगे। ऐसी ब्लैकमेलिंग देखो वैसे सिर्फ नेपाल के द्वारा नहीं की जाती, बाकी हमारे जो छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन देशों के द्वारा भी ऐसी ही ब्लैकमेलिंग की जाती है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो वैसे तो पहले नेपाल के ज़्यादातर लोग इंडिया में ही आते थे काम करने के लिए, तो ज़्यादातर चीज़ों के लिए नेपाल इंडिया पर डिपेंडेंट था। बट ग्लोबलाइजेशन के बाद पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि नेपाल के लोग इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी जाने लगे हैं काम करने के लिए, जैसे वेस्ट एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़। तो नेपाल जो पहले पूरी तरह से इंडिया पर डिपेंडेंट था, आज उस हद तक इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए नेपाल का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ गया है और नेपाल इंडिया के अलावा दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने लगा है बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसके अलावा हुआ क्या था, 2018 में जो अभी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था तो इंडिया के खिलाफ काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स दी गई थी। नेशनलिज्म के नाम पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। जैसे देखो, इंडिया में इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट काफ़ी स्टेटमेंट दी जाती हैं कि ये पार्टी पाकिस्तान के हाथों में खेल रही है, ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं। उसी प्रकार से नेपाल की पॉलिटिक्स में भी इलेक्शन से पहले इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं, ताकि नेशनलिज्म को यूटिलाइज किया जा सके वोट हासिल करने के लिए। वैसे आप एक बात बताइए, नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म में क्या डिफरेंस है? देखो, पैट्रियोटिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपने देश से प्यार करते हो। आपका जो प्यार है आपके देश के प्रति, उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और देश से नफरत करते हो। मतलब आप इंडिया से प्यार करते हो, इसका मतलब ये नहीं आप पाकिस्तान से नफरत करते हो, चाइना से नफरत करते हो। लेकिन नेशनलिज्म ऐसा कंसेप्ट है कि मेरा देश सुपीरियर है, मैं अपने देश के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता, मैं अपने देश के लिए किसी को मार भी सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आती हैं नेशनलिज्म में। ये सिर्फ देखो एग्जाम्पल है, मतलब आप सिर्फ एसेंस समझिए, टेक्निकलिटी पे बिल्कुल मत जाइए। पैट्रियोटिज्म का सिंपल मतलब होता है ये मेरा देश है, जैसा भी है मुझे एक्सेप्ट है, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और मेरा अपने देश के प्रति प्यार किसी दूसरे देश के प्रति नफरत से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो खैर, हम इंडिया नेपाल आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, कहाँ पर थे हम? हाँ, केपीएस ओली ने 2018 इलेक्शन से पहले एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को काफ़ी हवा दी और चुनाव प्रचार के दौरान नेशनलिज्म पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। और 2 साल बाद जब वो मुश्किल भरी सिचुएशन में आए, क्योंकि कोविड-19 आ चुका था जिसकी वजह से सिचुएशन नेपाल में ख़राब थी, पार्टी के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे फैक्शंस थे जो केपीएस ओली को प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहते थे। इवन विपक्षी पार्टीज भी प्रेशर डाल रही थी कि केपीएस ओली प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। तो ऐसी सिचुएशन में पुराने हथियार का उन्होंने इस्तेमाल किया, नेशनलिज्म, और नेपाल में नेशनलिज्म मतलब एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। तो इसी का फ़ायदा उठाया गया केपीएस ओली के द्वारा जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, और नेपाल ने एक नए मैप को एडोप्ट किया जिसमें इवन ऐसे एरिया को भी क्लेम किया गया जिसको लेकर कोई डिस्प्यूट था ही नहीं। तो फिर रिश्तों में और ज़्यादा बर्फ़ जम गई
बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देखने को मिली नेपाल के लीडर्स की तरफ से, लेकिन इंडिया ने संयम बरता। 15 अगस्त के बाद वो बर्फ़ थोड़ी पिघलना स्टार्ट हुई, टेंशन्स कम होना स्टार्ट हुई। 15 अगस्त को नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ से इंडिया के प्रधानमंत्री को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दी गई। उसके बाद विजयदशमी के मौके पर भी नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ से ग्रीटिंग्स दी गई। उसके बाद इंडिया की तरफ से रा के चीफ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ नेपाल की यात्रा पर गए थे, और अब इंडियन आर्मी के चीफ मुकुंद नरवणे ये नेपाल की यात्रा पर गए और उनको वहाँ पे ऑनरेरी जनरल का स्टेटस दिया गया नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा। नेपाल के प्रधानमंत्री से भी बात की इंडियन आर्मी के चीफ ने। इस विजिट पर मीडिया ने काफ़ी ध्यान दिया, दोनों देशों की मीडिया ने, नेपाल की मीडिया ने भी और इंडिया की मीडिया ने भी। तो अब ये देखो, अच्छी बात है कि दोनों देशों के बीच हाई लेवल जो एंगेजमेंट्स हैं वो फिर से स्टार्ट हो गई हैं। अब आवश्यकता इस चीज़ की है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कम्युनिकेशन का गैप है, उसे एड्रेस किया जाए, ताकि रोटी और बेटी का जो ये रिश्ता है ये पहले की तरह मजबूत रह सके। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और नेपाल रिलेशंस के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।